तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शाम के 6 बज चुके हैं और अपन देखेंगे आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म। सुबह मैंने डाल दी थी बीएसटी की क्लास 11 की नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। पूरा कंप्लीट हो गया था चैप्टर और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मेरे टेलीग्राम चैनल का। और पूरा मैंने जो चैप्टर का जो पूरा पीडीएफ फॉर्म उस पर सेंड कर दिया है, तो आप एक बार वहाँ से जाके गो थ्रू कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं गाइस, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्लास 11 अकाउंट्स का। तो गाइस अपन आ चुके हैं अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म वाले चैप्टर पे। तो जल्दी से शुरू करते हैं गाइस। पहली टर्म दे रखी है इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो डेफिनेशन देखिए, इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट entered into by two parties that initiate the accounting process of recording it into the books of accounts। तो समझते हैं इसको। इसका मतलब है इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पैसे से लेन देन वाला ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज। मतलब एक पार्टी अपन और अपने साथ में एक और पार्टी, दोनों पार्टी बीच में एंटर हो रही है। दैट इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो अपनी अपनी बुक में रिकॉर्ड कर रही है। मतलब पैसे से रिलेटेड लेन देन हो रहा है दो पार्टी के बीच में, और अब वो दोनों पार्टी अपनी अपनी बुक में रिकॉर्ड कर रही है। वो ट्रांजेक्शन कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, मतलब नगद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन अकाउंट। तो देखते हैं गाइस, अकाउंट इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। मतलब किसी के नाम के नीचे उसका पूरा रिकॉर्ड रखना। कि जिससे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे ये अकाउंट है किसी का, मान लीजिए राम का है, राम का अकाउंट। तो इसके नीचे राम के अकाउंट से अपन में जैसे परचेज किया तो परचेज का अकाउंट इसमें आ जाएगा, सेल किया इसने तो इसमें आ जाएगा, क्रेडिट में हुआ तो इसमें आ जाएगा, और कितना अमाउंट लेना है वो अपना क्रेडिटर है तो इसमें आ जाएगा। कितना अमाउंट लेना है अपन को राम से, उससे अपन को कितना लेना है और डेटर हो जाएगा। तो पूरा एक पर्टिकुलर, इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। एक पर्टिकुलर हेड के नीचे किसी का, कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का पूरा रिकॉर्ड रखना। जैसे ये अकाउंट है, किसी नाम के नीचे उसका पूरा रिकॉर्ड रखना। तो आगे देखते हैं अपन, It not only show the amount of transaction but also show their effect and direction। इसमें यह नहीं है कि सिर्फ अकाउंट बना दिया पर्टिकुलर हेड के नीचे, उसका बंदे का नाम है और उसके नीचे सारा उसका जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो अपन लिख रहे हैं इसमें आपको अकाउंट में लिखोगे पर कहाँ से आया पैसा, कैश में आया, उधार में आया, ये सब सारा अकाउंट मेंटेन करती है कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्रोप्राइटर है, बिजनेसमैन। तो अपन नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, कैपिटल। इसको साधारण भाषा में लोग कैपिटल कहते हैं। वैसे इसकी दो टर्म और कहते हैं, नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी। ये कैपिटल के ही नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होने का आपको। तो देखते हैं, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज बिजनेस बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। कोई ओनर है, मतलब एंटरप्रेन्योर है, प्रोप्राइटर है, बिजनेसमैन है, वो पैसे लगा के बिजनेस शुरू कर रहा है। तो उसने जो अपनी जेब से पैसे लगाया उसमें अपने बिजनेस में, तो वो अपन कैपिटल कहेंगे। कोई ओनर मतलब अपने बिजनेस में पैसे लगा रहा है, वो कैपिटल कहलाती है। आगे देखिए, इट कैन बी फॉर्म ऑफ मनी और मनी वर्थ। वो पैसे से रिलेटेड चीज भी हो सकती है और पैसे से रिलेटेड पैसा भी हो सकता है और पैसे से रिलेटेड कोई चीज भी हो सकती है। जैसे मोटरसाइकिल हो गई और अलमीरा हो गई, और जिससे भी मनी की टर्म में उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वो सारे कैपिटल के अंदर आएंगे। तो अपन नेक्स्ट टर्म देखते हैं, ड्राइंग इट रेफर्स टू द अमाउंट मनी और मनी वर्थ टेकन और विड्रॉ बाय ओनर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। इसमें यह है कि ओनर या उसका पार्टनर या वो अपने खुद के बिजनेस के अंदर से पर्सनल यूज के लिए गुड्स या पैसे वो विड्रॉ कर रहा है, तो वो ड्राइंग कहलाएगी। तो देखते हैं, मनी वर्थ टेकन बाय द ओनर आर वैल्यू एट परचेज कॉस्ट। गाइस, इसका सीधा सारा मतलब यही है। जैसे मैं एग्जांपल तौर पे लेता हूँ, कोई बिजनेस चल रहा है, मान लीजिए स्टेशनरी चल रहा है। स्टेशनरी में भी पेन ले लेते हैं अपन, इससे आपको आसानी हो समझने में। तो देखिए, कोई बिजनेस चल रहा है और उसका जो ऑनर है वो
पेन परचेस करके लाया 8 रुपीज में, पर पेन 8 रुपीज परचेस करके लाया और उसको सेल करना है आगे 10 रुपीज पर पेन में। तो वो किसी कारण या उसकी मर्जी वो विड्रॉ कर लेता है पर्सनल यूज के लिए, अपने खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है वो ओनर। तो वो उसको परचेस कॉस्ट पे काउंट करेगा, ना कि सेल्स कॉस्ट पे। इस पेन की सेल्स कॉस्ट है 10 रुपीज, परचेस करके लाया ओनर सामने वाली डीलर से 8 रुपीज में और उसको सेल करना है उसको 10 रुपीज में। तो वो अपने पर्सनल यूज के लिए जब लेगा तो उसको 8 रुपीज पे काउंट करेगा परचेस कॉस्ट पे, ना कि 10 रुपीज पे। 10 रुपीज सेल्स कॉस्ट है, ठीक है। आगे होगा आप लोगों को समझ में। तो आगे देखते हैं अपन लायबिलिटी। लायबिलिटी आप लोगों को पता है मतलब, तो लायबिलिटी का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। अपन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किसी बंदे को या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा चुकाना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पे करना है, ठीक है, वो लायबिलिटी कहलाता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द अमाउंट ओन्ड एंड पेबल बाय द बिजनेस। वो पैसा या वो अमाउंट जो बिजनेस को चुकाना है आगे, ठीक है, वो लायबिलिटी कहलाता है। और लायबिलिटी में भी लायबिलिटी टूवर्ड्स ओनर, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी दो तरीके की होती है इसमें। इंटरनल लायबिलिटी मतलब बिजनेसमैन को पैसा चुकाना है, ठीक है, वो इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी टूवर्ड्स आउटसाइडर्स, बिजनेस और बिजनेसमैन को छोड़ के बाकी किसी भी पर्सन को पैसा चुकाना है तो वह एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती है। इसमें लिख रखा है मैंने, ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन और लोन टेकन, किसी से पैसा उधार ले लिया ओनर ने या उसके पार्टनर ने किसी से पैसा उधार ले लिया तो और उसको देना है, उसका लोन ले लिया बैंक से तो उसको चुकाना है, तो उसकी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। आगे होगा आप लोगों को समझ में। तो आगे देखते हैं अपन, और आगे लायबिलिटी को और फर्दर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटी, सेकंड है करंट लायबिलिटी। तो फर्स्ट देखते हैं अपन, दे आर दोज लायबिलिटीज द अमाउंट ऑफ विच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। वो अमाउंट जो अपन को 1 साल के बाद चुकाना है, मतलब हबड़ तबड़ की लायबिलिटी नहीं है ये, हबड़ तबड़ की वो नहीं है जो कि जल्दी पैसा दो मेरे को, जल्दी पैसा दो। उसने टाइम दे दिया कि इतनी रेट को मेरे को 1 साल बाद आपको पैसा चुकाना है किसी और को, सामने वाले बंदे ने आपको डेट दे दी तो आप उसको 1 साल बाद पैसा चुका दोगे, वो नॉन करंट लायबिलिटी। तो अपन देखते हैं अब सेकंड करंट लायबिलिटी, दे आर दोज लायबिलिटीज द अमाउंट ऑफ विच मस्ट बी पीपल विद इन 1 ईयर। ये वो लायबिलिटी होती है जो जल्दी में चुकाना है, इनको जल्दी चुकाना है। जैसे अपन एग्जांपल्स ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन हो गए, क्रेडिट पे किसी से उधार ले लिया या क्रेडिट परचेस कर ली, वो अपने क्रेडिटर कहलाते हैं। अभी आगे देखेंगे अपन। तो आगे होगा आपको लायबिलिटी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, किसी बंदे को ऑर्गेनाइजेशन को पैसा चुकाना है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपन को उसको पे करना है, वो लायबिलिटी कहलाएगी। इसमें अपन ने देखा लायबिलिटी टूवर्ड्स ओनर और लायबिलिटी टूवर्ड्स आउटसाइडर मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी। और लायबिलिटी को और फर्दर क्लासिफाई किया गया है, नॉन करंट लायबिलिटी जिसको 1 साल के बाद चुकाना है, हबड़ तबड़ की लायबिलिटी नहीं है, इसको 1 साल के बाद चुकाएंगे अपन। और सेकंड है करंट लायबिलिटी, इसको बहुत जल्दी चुकाना है अपन को, जैसे शॉर्ट टर्म लोन हो गए, क्रेडिट पे परचेस कर लिया, वो अपने क्रेडिटर के लाएंगे। तो देखते हैं अब आगे एसिड्स आप लोग जानते हो, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एन एंटिटी और बिजनेस, मतलब वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस की है, अभी रिसेंटली करंटली बिजनेस की है। इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल इनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज टर्म टू बी एन एसेट। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको भविष्य में आपके बिजनेस को पैसे से रिलेटेड कोई भी फायदा प्रोवाइड कराएगी, कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी, वो अपनी एसेट कहलाएगी। वैसे आपको पढ़ाया होगा आपके टीचर्स ने स्कूल में, तो याद होगा आपको एसेट्स को। तो एसेट्स अपने एग्जांपल ले सकते हैं, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, कैश हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो एसेट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है गाइस। तो देखते हैं अपन आगे। तो फर्स्ट है नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट में भी अपने 2 टाइप होंगे, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट्स। तो फर्स्ट देखते हैं नॉन करंट एसेट्स। इट रेफर्स टू those assets which are held by the enterprise business not with the purpose of resale। मतलब ऐसी चीज जो बिजनेस ने खरीदी है वापस नहीं बेचने के लिए, मतलब उसको रीसेल करने के लिए नहीं खरीदी बिजनेस ने। तो आगे देखिए, बट आर हेल्ड
आइदर एज इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए या पैसे इन्वेस्ट करने के लिए जो कि चीज खरीदी है बिजनेस ने, जो भी चीज खरीदी है वो लॉन्ग करंट एसेट्स कहते हैं अपन उनको, और साधारण भाषा में आप लोग इसको फिक्स्ड एसेट्स भी कह सकते हैं। तो आगे होगा आपको नॉन करंट एसेट्स। इसमें बस इतना सा याद रखना है आपको, बिजनेस ने खरीदी है, वापस बेचने के लिए नहीं खरीदी है, उसके आगे के फाइनेंशियल ऑपरेशंस करने के लिए और अच्छा बिजनेस उसका और अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन में हो सके इसलिए खरीदी है उसने, ना कि उसको वापस रीसेल करने के लिए। ठीक है, आगे होगा आपको नेक्स्ट देखते हैं अपन टेंजिबल एसेट्स। दे आर दोज एसेट्स विच पोजेस फिजिकल एक्सिस्टेंस, एग्जांपल कैन बी टच्ड, मतलब इसको टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो टेंजिबल एसेट्स। इसमें ना आपको बताए थे एसेट्स में, मैंने आपको पिछली डेफिनेशन में बताई थी कि एसेट्स में जो भी आते हैं, फर्नीचर आ गया, बिल्डिंग आ गई और डेटर आ गए, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो सारे टेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड थस कैन नॉट बी सीन बाय योर आईज, मतलब ऐसे एसेट्स जो जिनको अपन टच नहीं कर सकते, उनको अपन फील कर सकते हैं सिर्फ, जैसे एग्जाम्पल गुडविल हो गई, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गई, ट्रेडमार्क हो गया, इसको अपन टच नहीं कर सकते, वो सारे इंटेंजिबल एसेट्स। और जिसको टच कर सकते हैं वो टेंजिबल एसेट्स। मैंने बताई थी आपको, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई और डेटर हो गए और बहुत सारे एसेट आप जानते ही हैं। और टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट जिसको अपन टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, बताई थी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ठीक है, तो आगे देखते हैं करंट एसेट्स। तो देखते हैं दे आर दोज एसेट्स विच इज हेल्ड by the business with the purpose of converting them into cash within a short period of time, approximately 1 year, मतलब ऐसे एसेट्स जिनको जल्दी पैसा मिलने वाला है अपन को, जिनको कैश में कन्वर्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो सारे करंट एसेट्स में आ जाएंगे। इसके एग्जांपल है डेटर्स आर एक्सेप्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए रीजनेबल शॉर्ट पीरियड। डेटर आपको टर्म का मतलब पता ही है, वैसे मैं बता दूंगा आगे। डेटर का मतलब जिससे अपन को पैसा लेना है, मतलब अपन को पैसा लेना है दूसरे से, वो पैसा ला के देगा तो अपना डेटर हो गया, अपने को उसको चुकाना है, अपनी लाइबिलिटी है तो वो क्रेडिटर हो गया, मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी वाली टर्म में। और स्टॉक कंटिन्यूसली सोल्व किए जाते हैं और उनसे बिल्स रिसीवेबल आर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू कैश। आगे देखेंगे अपन BR क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। ठीक है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में है, ये बिल्स रिसीवेबल वाली टर्म, जिसमें BR होता है, बिल्स पेबल होता है और पे होता है, ड्रॉर होता है, ड्रॉय किसे कहते हैं, ये सब अपन आगे देखते हैं। तो थर्ड देखते हैं फिक्शनिशियस और नॉमिनल एसेट्स। दे आर दोज एसेट्स विच आर नाइदर टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है, दे आर द लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे इनकर्ड बट नॉट इन मोर देन 1 ईयर, मतलब जिस साल लॉस होता है वो उस साल में नहीं गिनता, क्योंकि उसका आने वाला कैंपेन आने वाले 5-10 सालों तक चलता है। वो सारे नॉमिनल एसेट्स हो जाते हैं। जैसे कोई कंपनी है, मान लेते हैं अपन डीप ज्योति, कोई ऑयल रिफाइनिंग बहुत अच्छी कंपनी है डीप ज्योति की, तो उसका एग्जांपल है कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो, तो उसका एडवर्टाइजमेंट आने वाले 5-10 साल तक चलेगा। उसने एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया उसके एडवर्टाइजमेंट में और उसका आने वाला कैंपेन आने वाले 5-10 साल तक चलेगा, तो वो नॉमिनल एसेट्स हो गए। इसको अपन फिक्शिशियस भी कहते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं अपन, बहुत प्यारी टर्म है गुड्स, मतलब जो अपन इंग्लिश वाले टर्म में कहते होंगे आपसे टीचर गुड, तो वाली टर्म नहीं है गुड्स, कॉमर्स की अलग ही टर्म है गुड्स। तो देखते हैं गुड्स का मतलब क्या है। दे आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड डेट आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ सेल, मतलब वो फिजिकल आइटम्स जो व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए परचेज किए जाते हैं, जो उसको आगे सेल किया जा सके। ठीक है, द टर्म्स अप्लाइज टू ऑल द आइटम्स मेकिंग अप द सेल्स और परचेज ऑफ द बिजनेस। वो सेल भी किए जाते हैं और परचेज भी किए जाते हैं। अपन किसी दूसरी फर्म से खरीद रहे हैं तो अपने लिए वो परचेज होगा, अपन किसी को सेल कर रहे हैं, मतलब किसी को दे रहे हैं, बेच रहे हैं, तो अपने लिए वो सेल्स होगा। ठीक, तो गुड्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अपन किसी को गुड्स बेच रहे हैं तो अपने लिए वो सेल होगा, और जो अपन उससे खरीद रहे हैं तो अपने लिए वो परचेज होगा। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट
Stock, it is tangible assets held by the enterprise business for the purpose of sale in the ordinary course of business or for the purpose of using it in production of goods meant for sale. इसका साधारण मतलब यही है कि जो सामान अपन बेचने के लिए रखे हुए हैं तो वो अपने लिए होगा। मतलब इसको ऐसे समझिए कि अपन का कोई बिजनेस चल रहा है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मोबाइल की कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो अपन मोबाइल अपने लिए गुड्स हो जाएंगे और उसके लिए उसका स्टॉक रखना पूरा उसका आने वाले डीलर को दे सकें जिससे आने वाले कंज्यूमर तक पहुंच पाए, जिससे तो उसका स्टॉक रखना गुड्स का, मोबाइल का स्टॉक रखना अपने लिए हो जाता है स्टॉक का टर्म, है ना। तो आगे देखते हैं अपन, देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक, सेकंड है क्लोजिंग स्टॉक। इन द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मतलब साल की शुरुआत में जैसे अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो साल की शुरुआत में कितना गुड्स रखा हुआ है, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है गुड्स का, वो अपना ओपनिंग स्टॉक होता है। और सेकंड है क्लोजिंग स्टॉक, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर। पिछले साल का स्टॉक पड़ा हुआ है वो उसको इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक करंट ईयर, इस साल का स्टॉक वो अपना क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। मतलब साल के अंत में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक, और साल की शुरुआत में जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन बनना स्टार्ट हुई, उसको सेलिंग करना स्टार्ट हुई दूसरों को, डीलरों को, और जिससे अपने कंज्यूमर तक पहुंच पाए साधारण भाषा में कहूँ तो वो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। और जो साल के अंत में पड़ा हुआ है वो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। तो नेक्स्ट हमें गाइस व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक, स्टॉक कितने तरीके के हो सकते हैं। पहला होता है स्टॉक ऑफ गुड्स का स्टॉक रखना, एक ये वाला स्टॉक हो सकता है। सेकंड है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब गुड्स अभी पूरा बना नहीं है, उसका रॉ मटेरियल है अपने पास, स्टॉक उसका स्टॉक रखना। और थर्ड है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब इसका मतलब हाफ बना हुआ सामान रखा हुआ है अपने पास तो वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। अब सेकंड टर्म दूसरी टर्म देखते हैं रिसिप्ट्स का मतलब मिलना। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन, इट इज़ अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वो पैसा जो मिल चुका है, मतलब रिसीव्ड हो चुका है या रिसीवेबल मिलने वाला है, किसको, एसेट्स गुड्स और सर्विसेज बेचने में या किसी को प्रोवाइड कराने में, ठीक है, वो रिसिप्ट्स कहलाता है। मतलब मिल गया है या मिलने वाला है, रिसीव्ड हो चुका है या रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है, किसको सेल करने से, एसेट्स बेचने से, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराने से, तो वो गाइस कहलाएगी रिसिप्ट्स। तो कंफ्यूज नहीं होने का है, रिसिप्ट्स का मतलब इतना सही है, जो मिल चुका है या मिलने वाला है, किसको सेल करने से, एसेट्स को, गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड कराने से किसी और को, तो वो रिसिप्ट्स कहलाएगी। तो आगे देखते हैं अपन रिसिप्ट्स पे 2 टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। तो फर्स्ट देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रिसीव्ड और रिसीवेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, मतलब बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में जो पैसा मिल गया है या मिलने वाला है। तो आगे देखते हैं अपन रेवेन्यू, ये लाइन बहुत सही है गाइस, तो उसको माइंड में बिठा लेना। रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज डे टू डे एंड रेगुलरली एंगेज्ड टू अर्न प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट कमाने के लिए इसके लिए अंदर में डे टू डे रहना पड़ेगा, मतलब हर दिन बिजनेस करना पड़ेगा, रेगुलरली कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, जब अपन रेवेन्यू रिसिप्ट्स ले पाएंगे। तो गाइस इसको सिंपल तरीके से समझते हैं हम, इसका मतलब साधारण भाषा में यही है कि जो सामान बेचने के लिए रखा हुआ है उनसे पैसे आए या आने वाले हैं वो रेवेन्यू होएगा। जैसे अपन ने कोई गुड्स से वो सेल किया तो सामने वाला बंद पार्टी अपन को पैसे देगा, कैश देगा, तो अपने लिए रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक। तो अब देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स अगेंस्ट ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जो रेगुलरली नहीं है, कंटिन्यूसली वर्क नहीं कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटी में नहीं है, वो अपनी कैपिटल रिसिप्ट्स आ जाएगा। जैसे मतलब रोज़ अपन अपना बिजनेस चल रहा है तो खामखा क्यों अपन उसको हर दिन उसकी जो गुड्स हैं उसको सेल करेंगे, जैसे सेल ऑफ बिल्डिंग, तो कभी कभार ही सेल करेंगे ना, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ फर्नीचर, मतलब हर दिन अपन उसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो वो सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ फर्नीचर तो कैपिटल रिसिप्ट्स में आ जाएगा, मतलब डे टू डे एक्टिविटी में नहीं है, वो
कंटिन्यूसली अपन उसको सेल नहीं करेंगे कि एक दिन ख़रीदा एक दिन बेचा, एक दिन ख़रीदा एक दिन बेचा, तो ऐसा नहीं होगा, तो अपन उसको कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा क्या हुआ, तो देखते हैं टर्म। इट रेफर्स टू द अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकरेंट ऑन एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। इसका साधारण मतलब यही है कि खर्चा हुआ किस में, एसेट्स खरीदने में, गुड्स खरीदने में, सर्विस लेने में जो खर्चा हुआ बिजनेस को, वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक, तो एक्सपेंडिचर के भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर और थर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट देखते हैं गाइस और फटाफट वीडियो को ओवर करते हैं। इसकी एक वीडियो और आएगी आखिरी में, मतलब 2 पार्ट होंगे इसके, इस वाले चैप्टर के। तो फटाफट इसको 3 टाइप्स देख के ख़त्म करते हैं, फिर इसकी कल शाम को मिलते हैं अपन इसको लेके फिर कंटिन्यूसली। तो फर्स्ट देखते हैं गाइस। फर्स्ट है द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर और एग्जॉस्ट विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब उन एक्सपेंडिचर से मिलने वाला फ़ायदा। मतलब अपन इसे समझते हैं कि बिजनेस इसे स्टार्ट होता है, जैसे ही जो एंटरप्रेन्योर होता है, प्रोपराइटर होता है, एक बिजनेसमैन हो, जैसे बिजनेस स्टार्ट करता है, जो उसके जो स्टार्ट करने में जो खर्चा हुआ, जो एक्सपेंडिचर हुआ, वो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, जिससे अपन को आने वाले कुछ समय तक फ़ायदा प्रोवाइड कराएगा अपना बिजनेस। अपन को बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, अपन का पैसा बिजनेस में लग रहा है तो बिजनेस की अपने को रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसकी लाइबिलिटी रहेगी बिजनेस की कि वो अपन को जो अपन ने पैसा दिया है बिजनेस को, उसका डबल करके अपन को वापस लौटाए। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्या जिसकी वजह से खर्चा हुआ। तो देखते हैं अपन डेफिनेशन इसकी। इनकर्ड टू एक्वायरिंग एसेट्स खरीदने के लिए जो खर्चा हुआ। ठीक, आगे और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स, जो पुराने एसेट्स हैं उनको बेहतर करने के लिए और अच्छी तरह से अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बरकरार रखने के लिए, आने वाले मतलब अच्छा रेपुटेशन हो पाए, उसके लिए एसेट्स को सुधारने, पिछले वाले एसेट्स को, पुराने एसेट्स को सुधारा जा रहा है। जिससे क्या होगा, विच विल इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, जिससे बिजनेस की कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ठीक, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। थर्ड हम देखते हैं अपन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा जो आज का है और चलेगा लंबे समय तक, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने बताया था आपको, मतलब डे टू डे एक्टिविटी में है अभी इन नेचर, बट इज़ रिटन ऑफ और चार्ज्ड, वो चार्ज किया जाता है वो इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, आने वाले कई सालों तक चलेगा वो। बिकॉज इट इज़ एस्टिमेटेड, क्योंकि ये अंदाज़ा लगाया जाता है दैट बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल अकर इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, मतलब इस साल खर्चा किया और आने वाले कई साल तक खर्चा अपन ने कर लिया, लेकिन आने वाले कई साल तक उसका फ़ायदा मिलता रहेगा अपने बिजनेस को, तो वो अपनी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मतलब खर्चा एक बार कर दिया है और आने वाले कई साल तक उसका फ़ायदा अपने बिजनेस को मिलता रहेगा, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब इनकर टू एक्वायरिंग एसेट्स खरीदने में, पुराने एसेट्स को सुधारने में, और इससे अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े बिजनेस की, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने बता दिया आपको कि शुरुआत में जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो प्रोपराइटर ने शुरू में जो बिजनेस में पैसा लगा दिया, वो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। शुरुआत में जितना उतना पैसा लगाया अपने बिजनेस की जिम्मेदारी होगी कि उसको पैसे जो उसने लगाया उससे डबल करके उसको प्रोपराइटर को वापस चुका पाए। जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे है बिजनेस की, क्यों प्रोपराइटर को उसने पैसा लगाया बिजनेस में, तो उसको प्रोवाइड करा है पूरा इंटरेस्ट के साथ। तो आगे होगा आपको। तो गाइस मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अप्रॉक्सीमेट 25 मिनट्स की हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ टर्म बच रही है, जैसे एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट के अंदर भी ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, डिस्काउंट, तो ये सब अभी बाकी हैं। बैड डेब्ट, तो ये सब बाकी हैं, तो अपन कल की वीडियो में देखेंगे ये। तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं इसका।
वैसे मैं आपको जैसे मैंने बिज़नेस के अंदर प्रोवाइड करा है मेरे चैनल पे टेलीग्राम पे, तो मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जाके आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो गाइस आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, और जो मैं पढ़ा है वो एक बार रिवाइज करके आना आपको। थोड़ी सी टर्म बच रही है कल, तो कल देखेंगे उसको अपन, कल शाम को 6 बजे, और सुबह आ रही है BST की सेकंड चैप्टर, फर्स्ट तो मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और थैंक यू सो मच गाइस।